नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आकाश अग्रवाल इजी कॉन्सेप्ट विद आकाश में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि हमारा होगा वास्तविक संख्या। अब मैं मैथ के क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो कि मेरे क्लास 10th के हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर क्लास 10th में हम लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो उसको आप पढ़ाएं, क्योंकि आपकी पढ़ाई हमें थोड़ा समझ में आती है। तो आइए उसी के बढ़ते दौर पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है रियल नंबर। हालांकि मैंने नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स को अच्छे से बताया है, लेकिन क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो आज मैं इसको अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये समझिएगा क्या होती है वास्तविक संख्या। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो एक छोटे से शब्दों में अगर मैं आपसे बताना चाहता हूँ तो ये समझ लीजिएगा, अगर किसी नंबर के साथ आई नहीं जुड़ा है, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर किसी नंबर के साथ आई नहीं जुड़ा है तो उसके अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं सब की सब रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या कहलाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आई क्या होता है। आई क्या होता है, जब कभी अंडर रूट में कोई चीज निगेटिव मतलब कि माइनस में आ जाता है, जैसे कि मैं -1 की बात कर लूं, इसी को बोलते हैं आई। इसका मतलब है कि अगर अंडर रूट में कोई चीज -3 आ जाता है तो हम लोग अपने अंडर इसको लिख सकते हैं -3 इंटू अंडर रूट में -1, सॉरी, ठीक है। तो इसी चीज को मैं आई मान लेता हूं और इसको अंडर रूट 3। बस एकमात्र ऐसी चीजें जो कि अंडर रूट में निगेटिव आ जाती है तो उसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी बचे हुए नंबर होते हैं जिसको हम मैथ में यूज करते हैं, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। आज हम लोगों को वही पढ़ना है और समझना है कि वास्तविक संख्या में और क्या क्या होता है। थोड़े देर के लिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज में 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को करेंगे और आप लोगों को एकदम आसान लैंग्वेज में सारी चीजें समझाने की गारंटी मेरी होगी। तो आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आइए समझते हैं कि वास्तविक संख्या में क्या क्या इसका कैटेगरीज होता है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है। समझिएगा दोस्तों, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा तेज रहूंगा क्योंकि इसको मैं एक बार बता चुका हूं और आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर सिस्टम का लिंक भी ओपन करके नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा तेजी में बताऊंगा। इसे बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या और इसे बोलते हैं अपरिमेय। अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर के बस यही 2 पार्ट हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर में देखिए दोस्तों सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें नेचुरल नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता है, जैसे कि अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं रेशनल नंबर होता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि P/Q का एक फॉर्म होता है। मतलब कि अंश बटा हर में कोई भी चीज अगर लिखी जा सकती है तो वो रेशनल नंबर होगा, जिसमें बस एक कंडीशन होता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, रेशनल नंबर मतलब कि P/Q का एक ऐसा फॉर्म, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का एक ऐसा फॉर्म जहां पे डिनोमिनेटर यानी भी हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या मतलब कि जो संख्या हमें प्रकृति से मिली है। इसका मतलब कि आपको पता है कि प्रकृति का मतलब जहां से हम लोग गिनती स्टार्ट किए होंगे, और आपको पता है स्टार्टिंग में कोई चीजें नहीं हुआ करती थी, तो हम लोगों ने कोई एक चीज को देखा तो उसको 1 कह दिया, फिर चीजें बढ़ी तो उसको मैंने 1 और 1 दिखा तो 2 कह दिया, इस तरीके से गिनती हमारी स्टार्ट हुई। तो अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो 1 2 3 इस तरीके से 9 तक जाती है, ये प्राकृतिक संख्या आती है। इसके बाद आप कहेंगे कि सर ये तो सिर्फ 9 तक है, मुझे कोई बड़ी संख्या लिखनी हो, 1 लाख लिखना हो, 2 लाख लिखना हो, तो कैसे लिख पाऊंगा। ठीक है, इनकी मदद से तो नहीं लिखा जा सकता। तो मैंने कहा तभी एक कॉन्सेप्ट आया 0 का, जिससे हमारी संख्या पूर्ण हो गई। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, होल नंबर, इसे क्या बोलते हैं, होल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे ही हमारी गिनती में 0 ऐड हो गया, वहां पे हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई। इसका मतलब कि जो चीज लिखने में हमें समस्या हो रही थी, अब वो हम कोई भी बड़ी से बड़ी गिनती को आसानी से लिख सकते थे। तो अगर मैं बात करूं होल नंबर की, पूर्ण संख्या की, तो ये कुछ नहीं है, इसी नेचुरल नंबर में 0 1 2 3 इस तरीके से आप कहीं भी बढ़ते चले जाइए। अब इसकी मदद से आप कोई भी गिनती आसानी से बना सकते हैं। तो ये था हमारा प्राकृतिक संख्या, ये था हमारा पूर्ण संख्या। इसके बाद इसी में होता है एक इवन नंबर, इवन जिसे बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, इवन यानी कि सम संख्या है। ये क्या होती है, इसी 2 4 6 इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये होता है 2 4 6 8, मतलब कि ऐसी कोई भी संख्या जो कि 2 से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या।
उसी में एक आता है ऑड नंबर, जिसे बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या जो कि होती है 1, 3, 5, 7, मतलब कि ऐसी कोई भी संख्या जो कि 2 से न कटे, वो क्या है? विषम संख्या। तो आप कहेंगे कि सर इसका कोई और फैक्टर होता है? तो एक होता है पूर्णांक। एक क्या होता है? पूर्णांक, जिसे इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटीजर, इसे बोलते हैं पूर्णांक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में जितने भी नंबर होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं बात करूं, मैंने लिख दिया मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट से इस तरीके से -7, -6, -5, इस तरीके से -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आप चलते चले जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, 0 के उधर जो होता है उसे धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और 0 के जो इधर होता है उसे निगेटिव इंटीजर या फिर ऋण पूर्णांक बोलते हैं। तो ये हमारा था पूर्णांक का कॉन्सेप्ट दोस्तों। इसके बाद कुछ नंबर और होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसी संख्या जो कि सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे। तो मेरा कहना है कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर मुझे प्राइम नंबर बताना हो तो मैं बोलूंगा कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों। जैसे कि अगर मैं 3 की बात करूं इसके फैक्टर की, तो 1 और 3। मैं 2 की बात करूं तो इसके फैक्टर होंगे 1 और 2, लेकिन 1 की बात करूं तो इसका सिर्फ एक फैक्टर है। इस वजह से 1 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, मतलब जो सिर्फ एक या खुद से कटे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर या 2 खंड हो, ठीक है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके बाद एक होता है कंपोजिट नंबर, सअभाज्य संख्या, या फिर उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे कि मैं 4 लिख दूं, तो 4 के कितने फैक्टर? 1, 2, 4, क्योंकि 4 ऐसी संख्या जो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो ये क्या हो जाएगा? एक सह-अभाज्य संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो ये थोड़ा सा नंबर का क्लासिफिकेशन था। आइए कुछ समय के लिए ये समझ लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल का जो प्राइमरी डिफरेंस है उसको क्या होता है। अभी दोस्तों मैं नंबर सिस्टम को, इस नंबर्स के बारे में काफी अच्छे से अपने वीडियो में बताया हूँ, इस वजह से मैं इसको थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो वो आसानी से हो जाएगा। आइए अपना देखते हैं इरेशनल और रेशनल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर प्राइमरी डिफरेंस की बात करूं तो रेशनल और इरेशनल में यही मतलब है कि अगर कोई चीज दशमलव के बाद रिपीट कर रही है तो उसे रेशनल बोलते हैं, और अगर कोई चीज दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रही है, वो बदल बदल के और वो अंततः चली जा रही है। जैसे कि अगर मैं कोई संख्या लिख दूं 4.322105879112, इस तरीके से मैं 4 अगर लिख, दशमलव के बाद कोई संख्या इस तरीके से चलती चली जा रही है और कभी समाप्ति नहीं हो रही है, मतलब न तो रिपीटेशन हो रही है और ना ही एंडिंग हो रही है, न तो समाप्त हो रही है, न तो वो बार बार एक ही जैसी संख्या आ रही है, तो उसे इरेशनल बोलेंगे। इसका एग्जांपल आप लेंगे तो पाई, √2, √3, √5, √7। इसका मतलब पाई भी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि पाई को आप जब सॉल्व करेंगे या फिर पाई की वैल्यू देखेंगे तो वो अंततः चली गई, उसका अभी तक कोई अंत नहीं दिखा है और वो बदल बदल के आती है। और करनी में भी ऐसी संख्या जो रूट से बाहर ना आ पाए, मतलब कि अगर आप √4 की बात करें तो इसको हम सॉल्व करके बाहर 2 निकाल सकते हैं, लेकिन √2, √3, √5, √7 ये सारी चीजें रूट से बाहर नहीं आ पाती हैं, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी इस तरीके से चलते चले जाएंगे। उसी की जगह में अगर मैं इसको ले लूँ तो अगर मैं लिख दूँ 5, तो क्या ये सर p/q का फॉर्म है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि क्या मैं इसको 5/1 नहीं लिख सकता हूँ? इसी वजह से मैंने रेशनल नंबर में सारा सम विषम सारी संख्या इसके अंदर लाया हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई इंटीजर ले लेता हूँ -1, क्या मैं -1/1 नहीं लिख सकता? तो इस फॉर्म का नहीं हो गया? तो आप कहेंगे हो गया सर, इसका मतलब ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर में देखिए 2 तरह से होता है। एक तो ऐसा होता है जैसे कि मैं लिख दिया हूँ 25/4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 × 24, फिर बचेगा 1, 4 दूना 8, फिर 2, 4 5 20, मतलब 6.25। अब क्या हो रहा है कि सर दशमलव के बाद ये खत्म हो गया, ये आगे तक नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, ठीक है। या फिर मैं लिख दूं 10/3, इसको भी मैं सॉल्व करूं 3.333, ये इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? 3 बार बार आ रहा है। 3 अगर बार बार आ रहा है इसका मतलब रिपीट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 2 कंडीशन है, दशमलव के बाद या तो रुक जाए या फिर बार बार रिपीटेशन हो, दोनों ही केस में रेशनल नंबर होगा। और दशमलव के बाद जब रिपीट भी नहीं कर रहा है और बदल बदल के संख्याएं आ रही है, तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो आई थिंक दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा, थोड़ा फास्ट जरूर रहा होगा, लेकिन अभी आप लोगों के 10th में ये बहुत ज्यादा बस नंबर जानने के लिए मैंने बताया। इसको 1-2 बार देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए आज हम लोग अपने एक्सरसाइज में देखते हैं या फिर अपने चैप्टर में देखते हैं क्या क्या है, और आगे बढ़ते हैं।
आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला हमारा एल्गोरिथम क्या होता है। पहले हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आज हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कहीं कुछ लिखा होता है तो ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में भी यूक्लिड और डिवीजन को भाज्यता बोलते हैं और एल्गोरिथम ही कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले सर इसका मतलब तो बताइए। आप तो लिख दिए, हम कैसे मान ले? बहुत ध्यान समझिएगा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम था जो कि ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवीजन का एल्गोरिथम दिया, जिसके नाम पे ये नाम पड़ गया। डिवीजन से आप लोग भली भांति परिचित हैं, मतलब भाज्य करना, भाग करना। एल्गोरिथम ये क्या है सर? एल्गोरिथम देखिए दोस्तों क्या होता है। एल्गोरिथम में क्या होता है कि जैसे कोई भी आपको टास्क मिला हो, या फिर मैं बोलूं कि मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिनको कुछ बनाने नहीं आता है, आपने उनसे बोला मैगी बनाओ, तो उसने बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं स्टेप क्या होता है। तो आप उसको सजेस्ट करते हैं कि एक बैगुना ले लो, उसमें कुछ प्याज वाज लेकर के उसमें तलो। मतलब आप क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बन जाएगा। तो जो स्टेप बाय स्टेप हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हीं स्टेप्स के कलेक्शन को एल्गोरिथम कहते हैं। तो जो हमारे यूक्लिड साहब थे, उन्होंने डिवीजन के लिए भी एक एल्गोरिथम दिया। तो आप कहेंगे कि सर वो एल्गोरिथम क्या है, उसको प्रस्तुत किया जाए। तो आइए प्रस्तुत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हमने ले लिया 3 और मुझे भाग करना है 10 में, ठीक है। तो यूक्लिड साहब ने बोला कि भैया 3 को 10 में भाग करना है। तो आप कहेंगे कि सर इसका यही ना मतलब है कि 10 को 3-3 के पेयर में बांट दो। भाग का यही मतलब होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लोग कैसे कहते हैं कि भैया 3 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब या तो इसके बराबर संख्या आ जाए या फिर इससे कम आ जाएगा। तो हम 3 बार पढ़ते हैं, 3 तरीके 9 आता है, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, यहाँ 1 बचता है। यही होता है नियम। ध्यान दीजिएगा इन वर्ड्स को भी। इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिवीजर, या फिर इसको हिंदी में बोले डिवीजर बोलते हैं, ठीक है। डिवाइजर, सॉरी, इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। इसकी बात करें, इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, या फिर डिविडेंड, इसको हिंदी में भाज्य बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं कोसेंट, कोसेंट, या फिर इसको बोलते हैं भागफल। इसको बोलते हैं दोस्तों रिमाइंडर, रिमाइंडर, या फिर इसको बोलते हैं शेषफल। ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख रहा हूँ। इसलिए क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का ही पैटर्न सेम है। जब से एनसीईआरटी हुआ है, क्वेश्चन हमारे सेम हो गए, ठीक है। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस एल्गोरिथम में उन्होंने क्या बोला, यूक्लिड साहब ने बोला कि अगर मुझे किसी नंबर को भाग करना है तो मुझे उस नंबर को तब तक मल्टीप्लाई करना है तब तक कि या तो इसके बराबर या फिर इससे जस्ट कम ना आ जाए। तो हम लोग 3 बार पढ़ते हैं, 9 आता है, उसको घटाते हैं, यहाँ पे 1 शेष बचता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा है। लेकिन इस चीज में मैं ये जानना चाहूँ कि सर इसका क्या पैटर्न है। क्या ये भी हो सकता है कि मुझे ये ना पता हो? बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों। अगर मुझे ये पता है, ये पता है, ये ना पता हो, तो क्या हम, और ये भी हमें शेषफल पता है, बहुत ध्यान समझिएगा। मुझे डिवीजर पता है, कोसेंट पता है, रिमाइंडर पता है, लेकिन डिविडेंड नहीं पता, तो क्या हम उसको नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि सर इसका इसमें मल्टीप्लाई किए होंगे 3 3 के 9, यहाँ पे 9 आया होगा जो माइनस हुआ होगा, और यहाँ 1 बचा है। इसका मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 9 घटाने पे 1 बच रहा है? तो आप कहेंगे सर 9 से 1 ज्यादा होगी वो, इसका मतलब वो कितनी होगी? 10। तो अगर मुझे ये नंबर निकालना है तो आप कहेंगे कि सर नंबर बराबर हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, नंबर बराबर हो जाएगा डिवीजर, मतलब कि डी इंटू कोसेंट। इसको स्मॉल क्यू से भी हम दिखा सकते हैं, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान दीजिएगा, मैंने वही किया है कि मैंने 10 लाने के लिए क्या किया है कि 3 डिवीजर गुणे कोसेंट भी 3 है प्लस रिमाइंडर 1 जोड़ दिया। तो क्या ये 10 नहीं आ गया? अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर मान लेते हैं ये ए है, नंबर को ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, ठीक है, और कोसेंट को क्यू ही ले लेता हूं +1। तो कहीं कहीं इस तरह का भी पैटर्न आ जाता है। तो देखिएगा ये बहुत ही काम आने वाला है आगे आप लोगों को। तो इस बात को याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि ए बराबर बी, मतलब कि डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, सर ये बताइए कि ठीक है आप एक यहाँ रिमाइंडर बताएं, तो क्या ये रिमाइंडर का भी कोई कॉन्सेप्ट है कि मतलब कोई चीज से हम भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी क्या एक उसकी सीमा होती है कि कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो रिमाइंडर होता है 1, वो रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे? डिवीजर से।
ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे? डिवाइजर से। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि सर जब 3 से हम किसी चीज का भाग कर रहे हैं तो वो कभी भी शेषफल 3 नहीं देगा, क्योंकि अगर शेषफल 3 आएगा तो मैं उसको एक बार में और काट दूंगा तो वहां 0 हो जाएगा। तो 3 तो आ ही नहीं सकता और 3 से बड़ा भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 4 आता है तो भैया हम 3 से एक बार और ले जाएंगे ना, फिर 3 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा। तो डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, और तो और ये जो रिमाइंडर होगा वो बड़ा या फिर बराबर हो सकता है किसके? 0। मतलब कि रिमाइंडर 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव में नहीं, तो हम बोलेंगे कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से मतलब 3 से छोटा होगा। इसका मतलब मैं कहूं कि इसमें अगर मुझे ये कुछ ना पता हो, मुझे पता है बस मुझे किसी चीज से 3 से भाग करना है, तो सर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? तो मैं बोल सकता हूं कि अपने मन से कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। मतलब 3 से छोटी कोई भी वैल्यू, लेकिन निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो ये तीनों रिमाइंडर आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ। इस चीज को भी समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, चीजें अभी हमारी सेम चल रही है। अब मुझे देखना है कि यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इस एचसीएफ को समझते हैं। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लसा और मसा का नाम आपने सुना होगा, तो ये क्या है? मसा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एचसीएफ। अगर इसके मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है। तो देखिए क्या होता है, कोई 2 नंबर दिए रहते हैं, उनमें से मुझे एचसीएफ निकालना होता है। मैं इसको एग्जांपल की तरह समझाता हूं कि मान लीजिए 2 नंबर है हमारे पास, 10 और 12। हमारे पास कोई 2 नंबर है, मुझे इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसके फैक्टर बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर वो संख्याएं होती है जो कि 10 से कट सके। तो 10 से क्या क्या कट सकता है? 1 से 1 कट सकता है, 2 कट सकता है, 5 कट सकता है और 10 खुद ही कट सकता है। 10 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 1 पूरी तरीके से कट जाएगा, 2 भी पूरी तरीके से कट जाएगा, 5 भी और 10 भी। तो ये सारे उसके फैक्टर हैं। अगर मैं 12 की बात कर लूं तो 12 का क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। ये इसके फैक्टर हैं, क्योंकि ये सारे नंबर 12 से पूरी तरीके से कट जाते हैं। अब अगर मैं फैक्टर निकाल लिया हूं तो मुझे जाना है कॉमन पे, कि कॉमन दोनों में क्या है। कॉमन का मतलब दोनों में समान क्या क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये इसके समान है, 2 की मैं बात करूं ये समान है, और कुछ सेम है नहीं, और कुछ सेम नहीं है। ठीक, तो ये हमारा पहले मैंने फैक्टरिंग कर लिया, उसका दोनों के खंड कर लिए, गुणनखंड कर लिए। ठीक, उसके बाद मैंने देख लिया दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में समानता क्या है, तो मैंने कॉमन चीजों को देख लिया। उसके बाद अब मुझे देखना है कि इन दोनों कॉमन में हाईएस्ट कौन है, मतलब बड़ा कौन है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 2 है। इसका मतलब इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। वो क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट था। लेकिन यूक्लिड साहब ने इसका एक लॉन्ग डिवीजन मेथड रखा है। उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम समझते हैं। मान लीजिए कि 2 ही चीजें, इन्हीं दोनों को लेना है, 10 और 12। मुझे क्या करना है, इसका लॉन्ग डिवीजन तरीके से निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने जो स्टेप दिए, इन्होंने जो अपना एल्गोरिथम दिया, उसमें इन्होंने कहा कि ये समझ लो, सबसे पहले देखो कि बड़ा कौन है। बड़ा कौन है? तो आपने कहा बड़ा कौन है? 12। तो उन्होंने कहा 12 को अंदर लिख लो, 10 को बाहर लिख लो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, एक कमजोर है, एक बहुत बलवान है। तो कमजोर इंसान हमेशा प्लानिंग पे जानता है। क्यों प्लानिंग पे जाएगा? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भैया पहलवान को हराना है तो हम बल से नहीं हरा सकते हैं, हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि जब पहलवान अंदर आए तो मैं उसको घेर लूं, मतलब उसको घेरे में ले लूं। मैंने क्या किया, उसको घेरे में ले लिया। और घेरे में लेने के बाद वो क्या करेगा, उसकी शक्तियों को धीरे धीरे काटना स्टार्ट करेगा, मतलब शक्तियां कम करना स्टार्ट करेगा, मतलब भाग करना स्टार्ट करेगा। 10 का 1 में 10 से भाग किया, कितना बचा? 2 आ गया। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप किसी पहलवान के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो अगर आप उसको धीरे धीरे कम करते पूरी तरीके से समाप्त कर दिए तभी आप सेफ हैं। अगर उसका एक भी अंश बच पाया जिसको आप नहीं काट पा रहे हैं तो वो आपको घेरे में ले लेगा, क्योंकि वो तो बदला लेगा।
यहाँ से स्टार्ट होता है बदले की भावना। अब ये बच गया इसका एक पार्ट और इसने बदला लेना स्टार्ट किया। अब वो कहेगा कि भैया तुमने जिसको हराया, अब मैं तुम्हें घेरे में लूंगा क्योंकि तुम तो मुझसे बलवान हो। अब ये अपनी बुद्धि लगाएगा और उस बलवान को कहेगा घेरे में आ। ठीक, इसको घेरे में बंद कर लेगा। अब इसके साथ भी यही कॉन्सेप्ट है, घेरे में तुम बंद कर लिए, अगर इसको समाप्त कर देते हो तब तक तुम सेफ हो, अगर कुछ बच जाता है तो ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो इसने इसको इससे डिवाइड किया, कितना गया 5 बार में 10, मतलब ये खत्म। अगर ये 0 हो गया तो अब ये यहाँ पे डिवीजन समाप्त हो जाता है। तो यूक्लिड साहब ने बोला कि यहाँ से यहाँ तक आने में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब कि अगर शेषफल 0 आ जाता है, ठीक, तो उसकी उस शेषफल वाले पैटर्न में जो डिवाइजर रहेगा वही हमारा HCF होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो HCF होगा कितना आएगा 2, मतलब कि 10 और 12 के लिए जो मैं HCF निकाला हूं 2, और यहां से भी मैंने देखा है 2। तो ये हमारा एक शॉर्ट तरीके में मैंने समझाया कि यूक्लिड साहब कैसे चाहते हैं क्वेश्चन को करना और हम किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम 10th में तो उनकी थ्योरम को हमें पढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं और देखते हैं कि जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं क्या उनका सचमुच इस क्वेश्चन में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF, मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्न का HCF ज्ञात करें। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 135, 135 और 225, इसका निकालना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर मुझे पहले का सॉल्यूशन निकालना है तो मैंने कहा कि सबसे पहले बलवान, मतलब कि बड़े को घेरे में ले लो। बड़े को घेरे में लेने का मतलब 225 आ गया, ठीक, और 135 बाहर आ गया। आगे कि नहीं आ गया दोस्तों? इसका मतलब अब इसको ये काटना स्टार्ट करेगा, मतलब इसकी शक्ति कम करना स्टार्ट करेगा अपने दिमाग से। ठीक है, तो इसका इससे भाग होगा। पहली बार देखिए कितनी बार जाएगा भाग, तो देखिए 2 बार में 270 आ जा रहा है जो कि कम है, तो हम एक बार ले जाएंगे तो -135 लिखेंगे। 5 से 5 0, 22 में से 13 गया 9। ठीक, अब क्या है कि ये इतना बच गया और ये बच गया तो ये इसके लिए हानिकारक होगा। क्यों? अब ये इसको घेरे में लेने वाला है, तो ये क्या करेगा, कहेगा 135 को तुम अब घेरे में आओ, तुमने बहुत परेशान कर लिया। ठीक है, फिर ये इसका डिवीजन करेगा, तो ये कितनी बार जाएगा 90 टाइम्स, सॉरी 1 बार में जाएगा और 90 आएगा। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4 आ गया। फिर ये बचा तो फिर ये कहेगा कि भैया अभी हम बचे हैं, अब तुम जो मेरे पिता को या फिर मेरे बलवान वाले दोस्त को घेरे में लिए थे, अब मैं तुमको घेरे में लूंगा। तो ये 90 को अंदर घेरे में ले लेगा, कितना आ गया 90 आ गया। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, और 45 दूना 90, ये इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। इसका मतलब शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, और अगर शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त हो गई। तो हमारा HCF क्या होगा, जहां पे शेषफल आता है उसी टर्म का जो डिविजर होता है, मतलब 45 क्या हो जाएगा 135 और 225 का HCF कितना हो गया दोस्तों 45। क्या हो गया 135 और 225 का HCF 45। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या ये भी हो जाएगा। सर इसमें नंबर बहुत बड़े बड़े रहेंगे, तो आपको कैलकुलेशन तेज करना है, पूरा भाग खाली तेज करना है, चीजें तो वही है, क्योंकि कर हम क्या रहे हैं भाग, और भाग तो कक्षा 2-3 में पढ़ते आ रहे हैं, तो भाग का अगर लेवल आगे ना बढ़े तो क्लास 10th में आए क्या फायदा। ठीक है, आइए देखते हैं चीजों। फिर से वही चीज, बड़े को घेरे में ले लेंगे 3 8 2 2 0, यहाँ कितना आ गया 196। चेक करेंगे 3 नंबर है, 2 बार में अगर ये 200 के आसपास है, 4 कम है, 2 दूना 400, 400 में से 8 घटाइए 392, बड़ा नंबर है ना, तो एक बार जाएगा तो 196 माइनस कर लीजिए, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 9 मतलब 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे कितना बचा, एक हासिल दे दिया इसको, 2 बचा, 2 में से गया 1, यहाँ पे कितना बचा 2। अब कितनी बार जाएगा, तो ध्यान दीजिए अगर 1906 का 10 बार पढ़ते तो 1960 आ जाता है, 10 बार नहीं, हम 9 बार चेक करते हैं। 9 बार 9 छक 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 9 81, और 81 में 5 जोड़ देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 81 5 86, 86 का 6, हासिल लगा 8, 9 1 9 8 17। माइनस कर लेते हैं दोस्तों, कितना आया 12 में से 4 गया 8, 5 15 में से 6 गया 9। ठीक, और यहाँ पे 0 0। अब लास्ट नंबर यहाँ उतर जाएगा 980,
ठीक, अब कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 है और ये 19 है। ठीक, तो 19 के पहाड़ा में अगर 98 चेक करें तो लगभग 19 पूरे 95 आ रहा है, और 6 पंजे 30, 5 बार में आप काट के देखिए कुछ बन रहा है बात। ठीक, 5 बार ले जाते हैं, 5 छक्का 30 का 0, 5 छक्का 30 का 0, हासिल लगा 3, 5 9 45 3 48, हासिल लगा 4, 5 1 5 4 9। यहाँ पे तो कहानी खत्म होती दिख रही है, मतलब पहली बार में ही वो उसको समाप्त कर दिया। इसका मतलब जिस टर्म में ये समाप्त हो जाए उसी का डिवीजर इन दोनों का HCF होने वाला है। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें तो आपको मैं पहले ही बताया हूं कि पूर्णांक क्या होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं निगेटिव होते हैं। तो धनात्मक लेना है तो 1 2 3 प्लस वाला, ठीक है, उसमें भी अगर विषम लेना है तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 इस तरीके के फॉर्म का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक तो हमें ये वाले कॉन्सेप्ट की जहां पे मैंने बताया था कि रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है डिवीजर, रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है डिवीजर, और रिमाइंडर हमेशा बड़ा होता है जीरो से। ध्यान दीजिएगा, जिधर की ओर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, मतलब कि इन दोनों में डिवीजर बड़ा होगा और इन दोनों में रिमाइंडर बड़ा होगा या फिर बराबर। बहुत ध्यान समझिएगा, इसका भी मैं यूज कराऊंगा। ठीक है, दूसरा हमारा था क्या था कि मैंने लिखा था कि अगर मुझे कोई नंबर निकालना है, अगर मुझे कोई नंबर निकालना है तो नंबर बराबर मैंने लिखा था कि डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, इनका यूज करके मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। अगर मैं इसमें से कोई एक ले लेता हूं कि जैसे कि ये सारे नंबर ही है ना, कहा कि मतलब कि कोई भी नंबर इस फॉर्म का आना चाहिए, तो अगर मैं कोई नंबर इस तरीके से ले लेता हूं 6q + 1, मतलब कुछ ही ले लिया, तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो डिवीजर होगा वो 6 होगा। यहाँ पे डिवीजर क्या बता रहा है, 6 होगा। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, मैंने तुलना करा दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैं जो नंबर का फॉर्मूला यूज किया हूं कि जैसे कि फिर से देख लीजिएगा, मैं 3 से भाग कर रहा हूं 10 का, तो 3 आ रहा था, यहाँ पे -9 और यहाँ 1 बच रहा था। मैंने कहा अगर मुझे ये निकालना, मतलब ये नंबर है, नंबर निकालना है, तो आपने बोला कि सर इसको इसमें गुणा करा दीजिए, मतलब डिवीजर को कोसेंट में गुणा करा दीजिए। ठीक है, और उसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिए, तभी ना आपको आ रहा था कि नंबर बराबर 3 × 3 + 1 = 10 आ रहा था कि नहीं आ रहा। इसी का यूज हमने यहाँ किया, नंबर बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आइए देखते हैं इसको क्या। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में जितने भी 6q है, इसका मतलब 6 क्या होने वाला है, डिवीजर। 6 क्या होने वाला है, डिवीजर। और अगर 6 डिवीजर है, हम इस पे आएंगे। हमें देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमें पता है कि ये पता चल गया कि जो 6 अगर डिवीजर है तो इसके शेषफल क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने एक चीज बताया था कि ये लाइन क्या कह रहा है, ये लाइन ये कह रहा है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, डिवीजर से। तो एक बात बताइए, मतलब कि 6 से छोटा और 0 से बड़े में कौन कौन से रिमाइंडर बच सकते हैं। अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं जो कि 6 से छोटा हो, 6 से छोटा, बहुत ध्यान समझिएगा, 6 से छोटा लेना है और 0 से मुझे बड़ा लेना है। कभी भी इस तरह की लाइन बने तो आप कहेंगे कि 0 भी हो सकता है, हाँ क्योंकि बराबर है, तो आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। क्यों, क्योंकि 6 आपको लेना नहीं, यहाँ पे बराबर नहीं है। इसका मतलब 0 से लेकर के 5 तक नंबर हो जाएंगे। इतनी कहानी समझ में आई, आगे बढ़ते। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मुझे बस यही बताना था कि रिमाइंडर ये सारा होगा, इस चीज को आप हमेशा नोट में दीजिए। तो ध्यान दीजिए कि अगर ये रिमाइंडर होगा तो हमारे नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर नंबर का तो यही फॉर्मूला बताए थे ना कि 6, क्योंकि डिवीजर हमें पता चल गया कि ये डिवीजर है। ठीक है, तो 6q प्लस में 0 पहला नंबर हो सकता है। फिर दूसरे नंबर की बात करूं तो 6q + 1 हो सकता है। तीसरे नंबर की बात करूं तो 6q + 2 हो सकता है। चौथे की बात करूं
6q प्लस 3 हो सकता है। पांचवें की बात करूं तो 6q प्लस 4 हो सकता है, और छठवें की बात करूं तो 6q प्लस 5। ध्यान दीजिए 6q सब में सेम रहेगा क्योंकि वो चीज है ये। तो नंबर हमारा रिमाइंडर चेंज करता है, तो नंबर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 ये हो सकता है। मतलब इतने सारे नंबर हमारे पास पॉसिबल है। अभी मुझे इनमें से क्या लेना है ये देखना है। तो क्वेश्चन हमारा यह था कि कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुझे विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, अगर ये सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि q क्या होता है कि कोई भी पूर्णांक है, यहाँ पे लिखा भी है कि q कोई पूर्णांक हो, तो अगर आपको पता है कि 6q कहीं पे भी है, q कोई पूर्णांक है और q एक इवन नंबर है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर कोई इवन नंबर में किसी भी नंबर का गुणा करा दूं, अगर कोई सम संख्या है उसमें मैं किसी भी संख्या का किसी भी इंटीजर का गुणा करा दूं तो वो संख्या भी इवन ही रहेगा, मतलब सम ही रहेगा। इस बात को क्लियर रखिएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे के सारे सर सम हैं, क्योंकि 6 एक सम संख्या है और उसमें अगर मैं q का गुणा कराऊं सबके सब सम बन जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये चेक करना है कि सर अगर कभी भी इस तरीके से कोई चीज आ जाता है कि a प्लस बी, या फिर मैं कहूं कि 6q प्लस 1 के फॉर्म का है, मुझे चेक करना है कि क्या ये पूरा नंबर सम है या विषम है। तो मुझे ये पता है कि ये तो सम है, तो अगर मैं इसको 2 से काट लूं, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको 2 से काट लूं, अगर ये कटेगा तो ये सम होगा और नहीं कटेगा तो विषम। इसका मतलब मुझे इसको नहीं चेक करना है, मुझे बस ये चेक करना है कि इसमें से कौन सम है कौन विषम। तो आप बहुत आसानी से कह देंगे कि सर 0 है, ये क्या है 0 है, इसका मतलब ये सर क्या हो गया, इवन हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये इवन है फिर 1 कहेंगे नहीं, फिर मैंने कहा अगला इवन कौन होगा, आपने कहा सर 2, क्योंकि ये भी इवन है और ये भी इवन, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया, मतलब सम हो गया। क्या हो गया, सम, ये भी सम। अगला सम क्या होगा, आपने कहा सर ये भी इवन है, मतलब सम हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, मैंने कहा 6q को मत चेक करो, 6q तो इवन है ही, अगर अगला भी इवन होगा ठीक तो वो टोटल इवन हो जाएगा। तो मुझे क्या क्या इवन मिला, 0 वाला मिला, 2 वाला मिला, 5 4 वाला। तो अगर ये तीनों इवन हैं तो बचे कौन, ये और अगर ये तीनों इवन हैं तो ये सब क्या होंगे दोस्तों, ऑड और समझ पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। इसका मतलब मुझे यही तो प्रूफ करना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ऑड होने चाहिए। तो हमारा ये चीज प्रूफ होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। हम कह सकते हैं इस चीज को, हम इस चीज को आसानी से कह सकते हैं कि अतः या फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आई थिंक दोस्तों इसको एक बार फिर से देखिएगा, अगर आपको ना समझ में आए, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर n। मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए लेमा का मतलब होता है प्रमेयिका, और आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है जिसको हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं, एक इंस्ट्रक्शन है, एक फॉर्मूला है जिसका यूज हम किसी और चीज को प्रूफ करने में कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए, किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा सर 3m लेना है, और आपको 3m देखते ही ये समझ में आ गया होगा कि सर आपने अभी नंबर के बारे में बताया था, ये होता है dq प्लस r, dq प्लस r, और ये d 3 से मैच कर रहा है, इसका मतलब कि डिविजर की वैल्यू कितनी हो गई 3, डिवाइजर कितना हो गया हमारा 3। तो अगर मैं बोलूं रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर मैंने बोला है 0 से लेकर के 3 से 1 कम तक, मतलब 3 से छोटा, तो आप कहेंगे सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है।
रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या क्या हो सकता है, मैंने बोला डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, जीरो और जीरो से बड़ा, तो जीरो भी ले सकते हैं। तो मैं अगर बोलूँ पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कि सर n हो सकता है। पहला तो आप कहेंगे 3q प्लस 0, दूसरा आप कहेंगे 3q प्लस 1, और तीसरा आप कहेंगे 3q प्लस 2। ये तीनों वैल्यू आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है प्रमेयिका का प्रयोग करके जैसे किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग, मतलब इसके वर्ग, तो अगर मैं 0 को हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। तो इन तीनों का वर्ग इस फॉर्म का होना चाहिए, ये मुझे देखना है। तो आइए वर्ग करते हैं। वर्ग क्या होता है, इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर करते ही हमारा कितना हो गया 9q स्क्वायर। कितना हो गया दोस्तों 9q स्क्वायर। अगर मैं 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लूं तो क्या ये 3q स्क्वायर नहीं हो गया, क्या ये 3q स्क्वायर नहीं हो गया? आप कहेंगे कि सर हो गया। अगर ये हो गया तो ध्यान दीजिए q हम लोग क्या मानते हैं, कोई इंटीजर। अगर मैं q का वैल्यू कुछ ले लूं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर इसमें आएगा 3q स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं q का कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 कुछ भी ले लीजिए। अगर आप कुछ भी q का वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, तो कितना गया 3। 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 4 तियां 12, मतलब जितना भी q का कोई भी मान ले लीजिए, यहाँ पे इन दोनों की जगह पे कोई एक इंटीजर आने वाला है। क्या आने वाला है? कोई एक इंटीजर। और उस इंटीजर को हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है सम इंटीजर m, मतलब कि उस इंटीजर को हम क्या ले सकते हैं, m ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? m। तो मैं इसकी जगह कह सकता हूं कि ये कितना हो गया 3m, मतलब कि यहाँ पे q के किसी भी वैल्यू के लिए ये ब्रैकेट वाला एक इंटीजर बनेगा और उस इंटीजर को मैं m ले सकता हूँ। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर करना होगा तो आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर क्या होगा, तो मैं करके दिखाता हूँ। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 9, सॉरी मैं q को बार बार 9 बना दे रहा हूँ, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो गया 6q, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 को अलग कर लेते हैं। इन दोनों में से 3 कॉमन हो सकता है, तो आप कहेंगे हो सकता है सर। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे से अगर 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2q। इसको बंद कर लीजिए, ये 1 बाद में है तो इस 1 को यहाँ रख लेते हैं। फिर से मैं वही कहूंगा, q का कुछ भी मान रख लो, 2 रख के देख लेते, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तियां 12 और 2 दूना 4, 12 4 16। यहाँ पे q के किसी भी मान के लिए वो एक इंटीजर आएगा और उस इंटीजर को मैं क्या ले सकता हूँ, m ले सकता हूँ। तो फिर से मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 3 और इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ m। क्या लिख सकता हूँ m, क्योंकि कोई भी इंटीजर की जगह मैं m ले सकता हूँ। और बचा प्लस 1, तो हमारा ये फॉर्म आ गया। तो आइए तीसरा देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करने पे 3q का 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूना 4 तियां 12q, ठीक है। अगर मैं इसको पैटर्न वाइज लिखूं तो आप कहोगे सर आप 3 कॉमन लेना है, लेकिन 1 बचना चाहिए। 1 कहीं दिख रहा है नहीं, तो 1 हम बना सकते हैं। क्या इस 4 को मैं 3 प्लस 1 नहीं लिख सकता? जैसे ही मैं ये करता हूं तो ये कितना हो जाता है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, 4 को 3 प्लस 1 कर दिया। 4 को क्या कर दिया 3 प्लस 1। अब मैं इन तीनों में से क्या 3 कॉमन नहीं ले सकता? तो आप कहेंगे सर ले सकते हैं। कितना बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। क्या ये चीज बचा? अगर ये चीज बचा तो बाद में कितना बचा 1। और मैंने फिर बताया कि यहाँ पे q का कोई एक फॉर्म है, तो q का कुछ भी मान रख लीजिए, ये पूरा एक इंटीजर ही आने वाला है। तो मैं इस चीज को भी लिख सकता हूँ 3m और बचा क्या प्लस में 1। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे एक आया 3m और यहाँ पे ये भी 3m प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1। इसका मतलब आप किसी भी चीज का इसका स्क्वायर करने पे हमारा 2 ही फॉर्म बच रहा है, या तो 3m के रूप का आ रहा है या 3m प्लस 1 के रूप के हो रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीजर या फिर नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसके लिए आप स्टार्टिंग में अच्छे से देखिएगा और इन सारे कॉन्सेप्ट को, जो कि मैंने एक फॉर्मूला 2 चीज बताया है, उसके तौर पे आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड है क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनके तक इसको पहुंचने दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।